सुप्रभातम इंटरनेट, एक नए वीडियो में आपका हार्दिक अभिनंदन स्वागत है। श्री अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि मंदिर पर स्थापित धर्म ध्वजा में बना एक कोविदार वृक्ष इतना शक्तिशाली है, इतना वैज्ञानिक है, जो कि आप इस वीडियो में देखेंगे। आगे वीडियो के अंत तक बने रहिएगा, फिर आप इसके विषय में जानेंगे। रामचंद्र की, सियावर रामचंद्र की जय सिया राम। रीवा के श्री राम मंदिर में भी कोविदार वृक्ष अंकित है। पहले आप इस धर्म ध्वज की होश उड़ा देने वाली कहानी को जान लीजिए। ये धर्म ध्वज इतना शक्तिशाली है कि पीएम मोदी भी अपनी भावनाओं पर काबू नहीं पा सके। पीएम मोदी की आंखें नम थी। धर्म ध्वज को प्रणाम कर रहे पीएम मोदी के हाथ कांपने लगे। दरअसल अयोध्या में राम मंदिर पर जो धर्म ध्वज लहरा रहा है वो महाभारत के बाद इतिहास से गायब हो गया था। इस धर्म ध्वज को ढूंढने और दोबारा अयोध्या तक लाने का सारा श्रेय इंडोलॉजिस्ट ललित मिश्रा को जाता है। ललित मिश्रा ने प्राचीन ग्रंथों से इस धर्म ध्वज को ढूंढ निकाला। आपको बता दें कि ललित मिश्रा को यह धर्म ध्वज तब मिला जब वो मेवाड़ की रामायण की एक पेंटिंग की स्टडी कर रहे थे। मेवाड़ की रामायण में ही ललित मिश्रा को यह धर्म ध्वज पहली बार दिखा। इसके बाद उन्होंने वाल्मीकि रामायण के अयोध्या कांड से इस धर्म ध्वज के जिक्र का मिलान किया, जिसके बाद इस धर्म ध्वज को दुनिया के सामने लाया गया है। इस शक्तिशाली धर्म ध्वज की 3 निशानियां हैं: ओम, सूर्य और कोविदार वृक्ष। ओम क्रिएशन की साउंड यानी आवाज का प्रतीक है। सूर्य प्रभु श्री राम की सूर्यवंशी परंपरा का प्रतीक है। लेकिन इसमें सबसे शक्तिशाली चिन्ह कोविदार वृक्ष का है। प्राचीन ग्रंथों में कोविदार वृक्ष को एक पवित्र और हाइब्रिड वृक्ष माना गया है। कोविदार वृक्ष नवजीवन, बुद्धि और शक्ति का प्रतीक है। अब आप स्वयं इंडोलॉजिस्ट ललित मिश्रा के मुखारविंद से इस फ्लैग और फ्लैग पर बने इस वृक्ष की महानता के विषय में सुनिए। ध्वज के पहले एक बैकग्राउंड है कि 2015 में मैंने वर्ल्ड हिस्ट्री ऑफ द फ्लैग्स पर एक प्रोजेक्ट पर काम किया था, और उसके दौरान मुझे समझ में आया कि जो जैसे तिरंगा हमारे भारत के लिए है, उसी तरह सनातन के लिए ध्वज है कोविदार युक्त ध्वज। पढ़ने वाले बच्चे, उनके लिए ये जीके है, और भक्त लोग जो श्रद्धालु हैं उनके लिए तो आस्था है। राम मंदिर पे स्थापित धर्म ध्वज की कुछ विशेष बातें आप जानें। पहला ये कि ये 22 फीट लंबा, 11 फीट चौड़ा है। दूसरा, विशेष पैराशूट फैब्रिक और रेशमी धागों से निर्मित है। तीसरा, मौसम के साथ तेज हवा झेलने में सक्षम है। चौथा, ध्वज का रंग केसरिया है, जो धर्म, त्याग और साहस का प्रतीक है। और पांचवा है, धर्म ध्वज पर निम्नलिखित 3 चिन्ह अंकित हैं। नंबर 1, सूर्य, जो सूर्यवंश का प्रतीक है, राम जी का सूर्यवंश है। ओम, जो सृष्टि का मूल है, और कोविदार वृक्ष, जो इक्ष्वाक वंश का राज चिन्ह है। ध्वज को मंदिर के 161 फीट ऊंचे शिखर पर लगे 42 फीट ऊंचे ध्वज दंड पर फहराया गया है। ध्वज 360 डिग्री घूमने वाले चैम्बर में स्थापित है। तो ये रहा इसका जनरल नॉलेज। पढ़ने वाले बच्चों के लिए बहुत उपयोगी है। उनके कुछ एग्ज़ाम में, कंपटीशन के एग्ज़ाम में एक क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, इसलिए वो इस पर विशेष ध्यान दें। और आस्था वालों के लिए तो भाई पूजनीय है ही है, इसमें कोई दो राय नहीं है। और ये सब है मोदी और योगी का कमाल। ललित मिश्रा के मुखारविंद से सुनिए। ये जो किताब है, इस किताब पर काम करते हुए वही प्रोजेक्ट का विषय था, जो कि मेवाड़ के महाराणाओं द्वारा बनाई गई चित्रमय रामायण, पिक्टोरियल रामायण पर आधारित थी। और इसमें एक जगह वो मुझे ध्वज मिला
वो ध्वज था भरत के रथ पे लगा हुआ, जो कि भरत राम से मिलने के लिए आ रहे थे। तो उसका एक ही चित्र बनाया था पेंटर्स ने। तो फिर मैंने खोजना शुरू किया कि इस ध्वज का सोर्स क्या है। अंततः एक ही रामायण बची, जहां से शुरुआत करनी चाहिए थी वो थी वाल्मीकि की रामायण। तो वाल्मीकि की रामायण में 2 जगह पर 2 सर्गों में और कई श्लोकों में पर्याप्त वर्णन मिलता है, जिससे इसकी डिजाइनिंग बनाने में इसकी मदद मिली मुझे। तो वाल्मीकि रामायण के दिए गए विवरण के आधार पर ही ये जो ध्वज है अयोध्या का, क्योंकि ये राजध्वज था, सेना के सामने लगा रहता था। जब सेना चल रही है उसके पहले राजध्वज लगा रहता था। तो रॉयल फ्लैग यदि हम इंग्लिश में कहें तो राजध्वज हुआ, और इस पर एक वृक्ष अंकित था, कोविदार का वृक्ष, और इस पर एक वृक्ष अंकित था, कोविदार का वृक्ष। तो कोविदार वृक्ष बहुत ही स्पेशल वृक्ष है, एक स्पेशल ट्री है, और ये वर्ल्ड हिस्ट्री में टॉप नंबर पर, टॉप मोस्ट पोजीशन पर इंडिया को स्थापित करेगा इसमें हाइब्रिड प्लांटेशन की हिस्ट्री पे। तो ये एक हाइब्रिड प्लांट है। कश्यप ऋषि ने इतनी एंटीक्विटी में जब हमारी कल्चर शुरू हो रही थी, क्योंकि देखिए भगवान राम तो सूर्यवंश के हैं, और सूर्यवंश के प्रारंभ में नहीं है, बाकी क्रम में है। तो जब सूर्यवंश की राजसत्ता शुरू भी नहीं हुई थी, उसके पहले ही एक्सपेरिमेंट किया था कश्यप ऋषि ने। तो कश्यप ऋषि की कहानी पूरी बता रहे हैं, जो कि हरिवंश पुराण में मिलती है। वो ये है कि उन्होंने अपने ही इंटरेस्ट से पारिजात के वृक्ष में मंदार के वृक्ष का एसेंस, सार मिलाकर हाइब्रिडाइजेशन करके इस नए वृक्ष को तैयार किया उस टाइम पर। तो जहाँ विज्ञान और आज का समाज पहुंचा है 300 वर्ष पहले, उसके हजारों हजार वर्ष पहले एक साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट भारत में हो चुका था। अब जहाँ विज्ञान और आज का समाज पहुंचा है 300 वर्ष पहले, उसके हजारों हजार वर्ष पहले एक साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट भारत में हो चुका था। अब इसके साथ में ही जो अयोध्या का साम्राज्य है, उसकी वैज्ञानिकता भी सामने आती है। एक प्रोग्रेसिव स्टेट था, नहीं तो जो प्राकृतिक पौधे हैं या पेड़ हैं उनको वो अपने ध्वज में स्थान देते, पर उन्होंने एक्सपेरिमेंट से जो बना एक नया ट्री, एक नया वृक्ष बना, उसे उन्होंने अपने ध्वज में स्थान दिया। तो ये बहुत बड़ी बात है। प्रोग्रेसिव लोग थे प्राचीन काल के लोग। तो ये अब उन्होंने क्या किया कि जब मंदार का सार मिलाया पारिजात के वृक्ष में, तो उसकी कैरेक्टरिस्टिक भी लिखी। उन्होंने कहा कि मंदार का जो पुष्प है ये नीलिमा लिए होता है, इसलिए जो मैं वृक्ष बना रहा हूँ इसके जो पुष्प होंगे वो गुलाबी होंगे, लेकिन गुलाबी रंग में भी नीलिमा मिश्रित होगी। तो अभी भी आप देखेंगे तो वायलेट कलर का, पिंक मिक्स्ड वायलेट कलर, ये बिल्कुल अलग ही कलर दिखता है। इस कलर के फूल होते हैं, और यही सीजन है। एक संयोग ये भी है कि ये नवंबर, अक्टूबर, मिड अक्टूबर से इसमें फूल आने शुरू होते हैं और जनवरी मिड तक रहते हैं। कोविदार का जो बोटेनिकल नेम है, अंग्रेज क्या कर गए, अंग्रेज भ्रमित हो गए। दोनों में बड़ी समानता है कोविदार और कचनार के वृक्षों में। तो कचनार और कोविदार बिल्कुल एक जैसे हैं, मामूली से डिफरेंस है दोनों में। तो अंग्रेजों ने क्या किया, दोनों के डिफरेंस को डिस्क्राइब तो किया, पर एक ही फैमिली के पेड़ वृक्ष होने के कारण उनका एक ही बोटेनिकल नेम रख दिया। तो जो कचनार है उसका बोटेनिकल नेम है बाहुनिया वेरिगेटा, बाहुनिया वेरिगेटा। तो मुझे पता लगा कि 1848 में जब कोविदार और कचनार इसकी स्टडी की गई, तो वो डेटा मुझे मिल गया कि जहां पर सेम नेम रखा गया था। और हिमालय की तरफ एक टीम गई थी, और उस टीम ने इन वृक्षों को रीस्टडी किया था, हमारे देश में था। तो फिर इसके बाद जब क्लियर हो गया, फिर आयुर्वेदिक ग्रंथों में कुछ इसका उल्लेख मिला, कुछ संस्कृत के अभिलेखों में मिला। तो इन सब को मिलाकर फिर बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के बोटनिस्ट से मैंने हेल्प ली। तो ये बहुत, तो ध्वज कैसे बनने चाहिए इसका भी ज्ञान हमें हमारे ग्रंथ देते हैं, और वो विष्णु धर्मोत्तर पुराण में सारे ध्वजों की डिजाइन डिस्क्राइब्ड है। भगवान विष्णु के ध्वज ऐसे होंगे, भगवान शिव के ऐसे होंगे, देवी माँ के कैसे होंगे, इस सब के अलग अलग तरह के ध्वज हैं। तो ध्वजों का निर्माण अकॉर्डिंग टू द गाइडेंस जो मिल रहा है उसके हिसाब से होना चाहिए। तो हमने उस हिसाब से बनाया। विष्णु भगवान के ध्वजों का रंग केसरिया होता है, तो केसरिया रंग ही इसमें रखा गया कलर। अब इसमें कोविदार के वृक्ष को हमने एक टाइमिंग, मतलब एक संक्षिप्तीकरण कर दिया। बड़ा सा पेड़ है तो उसको कंप्यूटर ग्राफिक्स और एआई की मदद से उसको संकुचित किया गया छोटा, ताकि फ्लैग में आ जाए, है ना। तो 4-5 लोग इन्वॉल्व थे। जैसे कोविदार का जो वृक्ष है, इसकी पहली फोटो किसी जर्नलिस्ट ने ला के दी,
एक ग्रंथ है आयुर्वेद का भाव प्रकाश, उसमें भाव प्रकाश के ऑथर ने पेड़ की स्केच बनाई हुई है करीब 250 साल पहले। मतलब हमारे लोगों का जो साइंटिफिक व्यू है सामने आना चाहिए। और जो पत्तियां होती हैं इसकी कोनिकल, इस तरह की पत्तियां होती हैं, तो उन कोनिकल शेप की जो लीव्स हैं उसकी भी स्केचिंग उन्होंने की हुई है। देखिए, जिस रामायण से राम की कहानी प्राप्त होती है उसी रामायण से उनके ध्वज की भी कहानी प्राप्त होती है। तो ये तो हमें जनता को, क्योंकि इतनी लंबे कम से कम 2000 वर्ष से ये वृक्ष हमारी सनातन की परंपरा से और ध्वज लुप्त हो चुका है, तो हमें तो बताना पड़ेगा। ध्वज के निचले हिस्से से ऊपरी हिस्से को हम देखें, वर्टिकल हाइट जो है वो 11 फीट की है और जो उसकी हॉरिजॉन्टल विड्थ है वो 22 फीट की है। 11 बाई 22 का ध्वज है। अब ध्वज ऐसे नहीं लगा हुआ सीधे मंदिर पर, ध्वज शिखर के ऊपर एक फ्लैग पोल बनाया गया है जो 42 फीट का है। तो 42 फीट के पोल पर, फ्लैग टॉप पर फिर ध्वज को लगाया गया। तो 11 बाई 22, फिर उसके नीचे 42 फीट का एक पोल और फिर उसके नीचे और जो जमीन से ऊंचाई है पूरे मंदिर की स्ट्रक्चर की, तो टोटल 191 फीट की ऊंचाई पर। और ये भारत का सबसे ऊंचा ध्वज होना चाहिए, जहाँ तक मुझे ज्ञान है। हाँ, होना चाहिए। हालांकि सबसे ऊंचा जो फ्लैग है पूरे वर्ल्ड का वो अजरबैजान में है, वो भी 191 मीटर। तो नंबर वही है, 191 मीटर है, 191 फीट। वैसे भी जो कोविदार वृक्ष है इसकी विशेषता है कि देखिए, ये कश्यप ऋषि ने बनाया, इसके बाद तब से लेकर आज तक वो वृक्ष उसी तरह के फूल उसमें निकल रहे हैं जो उन्होंने तब डिस्क्राइब किए हुए हैं हरिवंश पुराण में। और वाल्मीकि रामायण में लक्ष्मण जी ने भी इसका एक वैज्ञानिक लक्षण दिया। उन्होंने कहा है उज्ज्वल स्कंधा, ये जो कोविदार का वृक्ष है इसका जो तना है वो व्हाइटिश होगा, सफेदी की चमक लिए होगा। आज भी वैसे ही मिलता है। कचनार का जो वृक्ष है उसका जो तना होता है ट्रंक वो ब्लैक। तो एक और आपको बताइए, मैंने अभी तक कही नहीं, संकोचवश पर मैं आप कह सकता हूँ कि कश्यप ऋषि ने इस वृक्ष को बनाया और उसके फूल हुए, है ना। मेरा गोत्र बाई चांस कश्यप है, तो कश्यप ऋषि की परंपरा से हम हैं। तो ये जो संयोग है ये अंदर से एक रोमांच पैदा करता है। ये तीनों वीडियो देखने के बाद अयोध्या के विषय में ये मेरा तीसरा वीडियो है। पहला है मोदी के कर कमलों द्वारा ध्वजारोहण, दूसरा है ध्वज की विशेषताएं, और ये तीसरा ध्वज पर चिन्हित कोविदार वृक्ष की वैज्ञानिकता और विशेषताएं। शेष दोनों वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहां जाकर देख सकते हैं। इन तीनों वीडियो को देखने के बाद एक बात यह निष्कर्ष निकल कर आता है कि यह ध्वज जो श्री राम जन्मभूमि मंदिर पर लगाया गया, यह उस समय का ध्वज है जो श्री राम जी इक्ष्वाक कुल के सूर्यवंशी हैं। तो जो उस समय इक्ष्वाक कुल के, इक्ष्वाक वंश के राजाओं का जो राष्ट्रीय ध्वज था, वही ध्वज आज श्री राम जन्मभूमि मंदिर के ऊपर जो है चढ़ाया गया है। सोचिए कितना सर्च करने के बाद ये पता चला कि उस समय ये ध्वज था, और वही ध्वज आज पुनः श्री राम जन्मभूमि मंदिर पर चढ़ाया गया। तो फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए प्रेम से बोलो जय श्री राम।